So till now we have covered test approaches. So in that we have covered scope and objective of the project, business issue. After that, test responsibility matrix. In test responsibility matrix, we have test factor and related to its testing. So these are all we are having, means we have checked what is test factor and related testing related to that topic. And today we are going to see what is test deliverables. Okay. So test deliverables means what? So we have requirements. Okay. Test deliverables. So test deliverables means what? We are getting the requirements and these requirements are delivered. Getting the requirements and these are delivered to the कस्टमर. तो जो भी रिक्वायरमेंट हमें आती है वो रिक्वायरमेंट पे हम डिलीवर करते हैं कस्टमर को प्रोडक्ट. ठीक है, उस प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं. तो जैसे हमने समझो स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2 हो रही, स्प्रिंट 1 हुई. ठीक है, ये एक डिलीवरेबल्स है जो रिक्वायरमेंट्स है हमें डिलीवर करनी है. तो ये डिलीवर हो जाएगी. अगर ये डिलीवर नहीं हुई तो इसके ऊपर काम चालू रहेगा. जब स्प्रिंट 1 ख़त्म हो जाएगी, स्प्रिंट 2 शुरू होने के बाद स्प्रिंट 2 तो चालू होने वाली है, लेकिन जब रिक्वायरमेंट, ठीक है, कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसे डिलीवर करेंगे. मतलब स्प्रिंट 1 के रिक्वायरमेंट्स डिलीवर करेंगे, रिलीज़ करेंगे प्रोडक्शन पे स्प्रिंट 2 के वीक में. ठीक है, ये रिलीज़ हो गया तो स्प्रिंट 2 में हम लोग काम करेंगे. स्प्रिंट 2 में अभी हमारा वर्किंग प्रोग्रेस है. ठीक है, तो जब भी हमारा ये जो काम रहेगा वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा तो इसी काम को हम क्या करेंगे, कैरी ऑन करेंगे. तब तक हमारा स्प्रिंट 1 का जो है ना वो रिलीज़ चला जाएगा प्रोडक्शन में. ठीक है, तो उसके बाद में स्प्रिंट 2 काम करेंगे. स्प्रिंट 2 जब रिलीज़ हो जाए, मतलब जिसका कंप्लीट हो जाएगा डिलीवरी. ठीक है, यूएटी हो गया, कंप्लीट हो गया. यूएटी होने के बाद हम लोगों ने टेस्टिंग कर ली पूरी. ठीक है, टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद यूएटी हो गया, उसकी तरह से फीडबैक आ गया. देयर इज़ नो फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर, देन वी विल रिलीज दिस स्प्रिंट 2. तब तक स्प्रिंट 3 रिक्वायरमेंट पे काम करेंगे. तो टेस्ट डिलीवरेबल मतलब क्या है, जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये इसके ऊपर हम लोग काम तो कर रहे हैं. ठीक है, इसका रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया तो इसके ऊपर हम काम शुरू कर रहे हैं. लेकिन डिलीवर जब कर रहे हैं प्रोडक्शन के ऊपर, तो प्रोडक्शन पे स्प्रिंट 1 के चेंजेस पहले जाएंगे, उसके बाद में स्प्रिंट 2, उसके बाद में स्प्रिंट 2, स्प्रिंट 3. ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्प्रिंट 2 के इसमें 5 रिक्वायरमेंट्स थे. ठीक है, 5 रिक्वायरमेंट्स थे, हमने वो डिप्लॉयमेंट मतलब डेवलपमेंट किया है उसका. ठीक है, उसका टेस्टिंग भी हो गया है, लेकिन कस्टमर डोंट वांट 2 रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम दिस 5 रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, तो जो 5 रिक्वायरमेंट है उसके में से 2 रिक्वायरमेंट वो अभी नहीं मतलब उन्हें अभी नहीं चाहिए वो. तो हम क्या करेंगे, ऐसे रिक्वायरमेंट्स को हम लोग इसे होल्ड करेंगे और आने वाले नेक्स्ट जो ये रहेगा रिलीज़ रहेगा उसके अंदर इन 2 रिक्वायरमेंट को रिलीज़ कर देंगे. ठीक है, वी विल रिलीज दिस इन नेक्स्ट रिलीज. मतलब जो भी उनको उस टाइम में चाहिए, इस रिलीज में सिर्फ हम लोग बाकी बचे हुए 3 रिक्वायरमेंट से रिलीज़ करेंगे. ठीक है, तो इसमें होल्ड करेंगे. फिर आगे वाले में जब जिस स्प्रिंट आएगा, समझो स्प्रिंट 3 चालू है. ठीक है, तो स्प्रिंट 3 के कुछ चेंजेस है, उसके बाद में स्प्रिंट 4 में अगर उन्हें चाहिए तो हम स्प्रिंट 4 में वो रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं. ठीक है, अभी कस्टमर का ऐसा बताया हमें जो कस्टमर्स को मतलब चाहिए. अभी ये कैसा है, अजाइल में हम लोग जब काम करते हैं तो अजाइल इज़ मोर लाइक अ कस्टमर सेंट्रिक. ठीक है, कस्टमर सेंट्रिक है. कस्टमर की जो कुछ भी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से हम लोग वर्क करते हैं. तो अगर कस्टमर ने बोला कि मुझे ये रिक्वायरमेंट बाद में चाहिए, तो हम लोग उसे बाद के स्प्रिंट वाले देंगे. अगर हमारा रिक्वायरमेंट मतलब ये डेवलपमेंट भी कंप्लीट हुआ होगा ना, तो नो मैटर, हम लोग उसे होल्ड करेंगे. जो उन्हें इसके ऊपर चाहिए, प्रायोरिटी के ऊपर चाहिए, तो प्रायोरिटी के ऊपर वो देंगे. ऐसा समझो कि इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंट 2 के रिलीज होते ही स्प्रिंट 2 के फीडबैक आइटम आ गए. ठीक है, फीडबैक आइटम आ गए जो हम लोग काम कर रहे थे उसके अंदर, तो उसके फीडबैक आइटम भी एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है, प्रोडक्शन इशू आया तो प्रोडक्शन इशू भी रिलीज़ करके देंगे जल्दी से जल्दी, विद इन वीक. ठीक है, तो ये हो गया टेस्ट डिलीवरेबल. टेस्ट डिलीवरेबल मतलब क्या है कि एक डिलीवरेबल है तो उसको कंप्लीट किए सिवा हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते. मतलब प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है, काम तो हम लोग करेंगे,
ठीक है। लेकिन समझो स्प्रिंट 1 के चेंजेस है तो स्प्रिंट 2 के चेंजेस जाने चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है कि स्प्रिंट 2 के कुछ भी चेंजेस नहीं जाने वाले, क्योंकि हम लोग जो प्लानिंग करते हैं ना, तो आपको पहले बोला होगा मैंने, फेज़ के ऊपर से करते हैं, ठीक है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। तो एक फेज़ मतलब क्या होता है, 3 मंथ्स, ठीक है। 3 मंथ्स का काम मतलब 1 फेज़ होता है। मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स, जैसे कि जान से लेके मार्च तक, तो जितनी सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो पहले ही फिक्स रहेंगी, ठीक है। मतलब 3 महीने का काम एक बार ही डिसाइड होगा और उस काम को हम लोगों को डिलीवर करना है। तो ये जो 3 महीने का टाइम रहेगा, तो इनको हम लोग स्प्रिंट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2, स्प्रिंट 3। अभी एक महीने में 2 स्प्रिंट होती है, अगर 2 वीक का स्प्रिंट का ड्यूरेशन देखेंगे तो 3 महीने में 6 स्प्रिंट होंगे। मतलब ये जान से मार्च में हमारे 6 स्प्रिंट कंप्लीट होंगे। तो उसमें हमें जितने भी रिक्वायरमेंट है 3 महीने के वो करेंगे। फिर जब फेज़ 2 आएगा, तो फेज़ 2 के आगे वाले मंथ, फेज़ 3 में आगे वाले 3 मंथ, तो ये कैसा होता है, डिवाइड होता है, मतलब, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट पहले से ही फिक्स होती है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इसे बोला जाता है टेस्ट डिलीवरेबल। जो है ये इस मंथ के आएंगे, या ऐसा हो सकता है कि इस स्प्रिंट के अंदर की जो चेंजेस है वो आगे पीछे होंगे, लेकिन 3 मंथ्स के चेंजेस हम लोग उसके हिसाब से ही काम करते हैं। सो दैट इज टेस्ट डिलीवरेबल्स, ठीक है। उसके बाद में आता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। तो हमारी जो टीम है, एज अ टीम हम लोग बहुत सारे मेंबर्स रहेंगे, 7 या 8 या 10, ठीक है। अगर आपकी टीम की साइज़ बहुत पूछेंगे वो लोग आपको, तो आपको बताना है कि, मतलब, मैं जो आगे वाला प्रोजेक्ट आपको बताने वाला हूँ उसके तो मतलब कम ही रहेंगे, मोर देन 9 लोग तो नहीं रहेंगे, ठीक है। मैं जो आपको मैनुअल का प्रोजेक्ट सिखाने वाला हूँ या फिर बताने वाला हूँ, उसके अंदर मोर मेंबर्स, 8 से ज़्यादा मेंबर्स तो नहीं रहेंगे, ठीक है। नॉट ग्रेटर दैन 9। तो अब 9 मेंबर्स है, तो इसमें कुछ मैनेजर है, लीड्स है, सीनियर्स है, जूनियर्स है, ठीक है। मैनेजर है, तो मैनेजर रहेंगे, डेवलपमेंट टीम का मैनेजर, टेस्टिंग टीम का मैनेजर। तो इन सब के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग रहेंगी, ठीक है। डेवलपमेंट टीम के लीड है, डेवलपमेंट टीम के टेस्टर्स है, डेवलपमेंट टीम में सीनियर मेंबर्स है, डेवलपमेंट टीम के टेस्टर्स है, ठीक है। जूनियर है, डेवलपर है, कुछ डेवलपर जूनियर है, कुछ डेवलपर टेस्टर्स जो है जूनियर है, ठीक है। इस तरह से हर एक मेंबर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है, ठीक है। अभी मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जैसे आपको पता है कि मैनेज करना सब चीज़ें, ठीक है। कुछ चेंजेस आता है, क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन होता है, लीड को क्या है, हैंडल करना है, जो कुछ भी हमारा मैनेजमेंट किया है हमने, ठीक है, जो हमारा स्प्रिंट है, ठीक है, उस स्प्रिंट के अंदर हमें क्या करना है, काम करने हैं। तो जो कुछ भी टास्क दिया गया है सीनियर मेंबर्स को या फिर जूनियर मेंबर को, उनको कुछ प्रॉब्लम आई तो वो लीड को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनके काम में। सीनियर मेंबर क्या है कि जो कुछ भी टास्क दिया है उसको अगर जूनियर को कुछ हेल्प लगी होगी तो उन लोगों को हेल्प करना, ठीक है। तो इस तरह का हर एक का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इन्वायरमेंट्स है, ठीक है। डेव एनवायरनमेंट, टेस्ट एनवायरनमेंट, यूएटी एनवायरनमेंट, और होता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तो कुछ टेस्टर रहेंगे, सीनियर टेस्टर, जो मेनली वर्क करते हैं कि उनका जो काम है यूएटी टेस्टिंग करना, ठीक है। तो ऐसा पर्टिकुलरली रोल्स दिए जाते हैं और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। आप जो है, एक टेस्टर रहेगा तो वो टेस्टर, अभी सीनियर टेस्टर रहेगा, वो यूएटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देगा, ठीक है। अगर कस्टमर के साथ मतलब फीडबैक लेने का है, डेमो देना है, तो वो टेस्टर साथ में रहेगा। जूनियर लेवल के टेस्टर है, वो डेव एनवायरनमेंट टेस्ट करेंगे। सीनियर लेवल टेस्टर है, वो टेस्ट एनवायरनमेंट का ध्यान करेंगे। तो हर एक को हर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई जाती है, ठीक है। अभी आपके जो लीड्स रहेंगे, मैनेजर्स रहेंगे, वो
यूएटी और प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जूनियर लेवल टेस्टर्स की नहीं है, जूनियर लेवल डेवलपर की नहीं है, ठीक है। इसीलिए जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे ही आप 3+ ईयर हो जाते हो, तो आपको सीनियर का टैग दिया जाता है। आप सीनियर में कन्वर्ट होते हो 3 to 5 7 ईयर्स, तो आपका सीनियर लेवल। तो क्यों? क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस है, तो आप वो सिचुएशन हैंडल कर सकते हो, है कि नहीं। जूनियर रहोगे तो जूनियर लोगों को इतना ज़रूरी नहीं होता है कि क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करना है, क्लाइंट के साथ बात करनी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो उस तरह से आपके रोल्स डिवाइड किए जाते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। तो एज अ टेस्टर आपको आगे समझ में आएगा कि व्हाट आर, मतलब आगे आपको पूछा जाएगा क्वेश्चंस में, व्हाट आर योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एज अ टेस्टर क्या करना है, आपको टेस्टिंग करनी है ना। तो आप कौन कौन सी टेस्टिंग करती थी? सैनिटी, स्मोक, एडॉक। फिर बाद में आप टेस्ट केस लिखते थे, एग्जीक्यूट करते थे, डिफेक्ट्स थे आपके पास, है ना। वो डिफेक्ट्स लॉक करते थे, उनको फिर उनका जो रिपोर्टिंग है उनको क्लोज करना। फिर बाद में डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स हैं हमारे आजाइल में, उनके साथ हम लोग क्या करते थे, वो मीटिंग्स में अवेलेबल होते थे, है ना। मीटिंग में एक्टिव मेंबर्स थे, आप उसको बताते थे, क्लाइंट के साथ फीडबैक के साथ डेमो सेशंस में आप जाते थे, क्लाइंट के जो फीडबैक आइटम थे उनके ऊपर काम करते थे, क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करते थे। ऐसे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एज अ टेस्टर अगर आप सीनियर रहोगे या जूनियर रहोगे, तो उस हिसाब से आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगे, तो वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आता है, थर्ड आता है कम्युनिकेशन स्टेटस रिपोर्टिंग, ठीक है। तो आपका जो काम है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्टेटस रिपोर्टिंग। तो आपका जो काम रहेगा ना, उसका स्टेटस रिपोर्ट आपको देना पड़ता है हर वीक में, हर डे में, कि आपने क्या किया है। तो आपके जो सीनियर मेंबर्स रहेंगे, मैनेजर, लीड, तो इसके लिए डेली स्क्रम कॉल तो है, ठीक है, डेली स्टैंडअप कॉल तो रहेगा अपना। तो इसके अंदर हम आप आके डेली रिपोर्ट करते हैं कि हमने आज ये किया था, कल हमने ये किया था। सो डेली स्टैंडअप मीटिंग, जैसे कि आपको पता है कि डेली स्टैंडअप मीटिंग में क्या होता है ना। व्हाट वी डिड यस्टरडे, जैसे हमें पता है कि स्क्रम मीटिंग में हम लोग जब डेली स्टैंडअप में जाते हैं, तो हमें पूछा जाता है व्हाट वी डिड यस्टरडे, ठीक है। उसके बाद में पूछा जाता है व्हाट वी आर डूइंग टुडे, इज देयर एनी। तो ये लास्ट में पूछा जाता है सबको। अभी ये 2 क्वेश्चन होने के बाद एकदम लास्ट में पूछा जाता है इज देयर एनी रोड, ठीक है। ये सब 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके ऊपर हमें आंसर करना है, ओके। तो ये हो गया हमारा स्टेटस रिपोर्टिंग, ओके। तो कभी कभी क्या करना पड़ता है हमें, डेली क्या करना है, शूज रन करने पड़ते हैं, ठीक है। स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, ठीक है। सैनिटी या स्मोक टेस्टिंग हम लोग डेली करते हैं। तो डेली हमें क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अगर हमारा एप्लीकेशन रहेगा और हम अगर यूएटी एनवायरनमेंट में या फिर अलग कोई एनवायरनमेंट में, ठीक है, तो अगर जब भी हम टेस्टिंग करेंगे यूएटी एनवायरनमेंट की, अगर हम लोग डेली टेस्टिंग करने वाले हैं, तो डेली टेस्टिंग में हमें कुछ सूट रन करने पड़ेंगे। सूट मतलब क्या है? सूट मतलब क्या है? ऐसा एक पैकेज है, जैसे कि आपका जावा में पैकेज होता है ना, जैसे आप पैकेज का नाम रख देते हैं, जावा पैकेज क्रिएट करते हो और जावा ट्यूटोरियल्स करके आप लिख रहे हो, ठीक है। तो जावा ट्यूटोरियल्स में आप क्या करते हो एक्चुअल में, क्यों रखते हो सूट का नाम? जावा ट्यूटोरियल में क्यों रखते हो आप? क्योंकि आपको सिंपली क्या करना है,
इससे क्या करना है आपको, इसके आपके पास बहुत सारे क्लासेस रहेंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स रख सकते हो इसमें, है ना। प्रोग्राम 1 प्रोग्राम 2 ऐसे n नंबर के ये रहेंगे। तो वो पैकेज मतलब ये सूट है, तो उस सूट में क्या रहेंगे, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस रहेंगे। इस पैकेज में आप लोग टेस्ट केसेस लिख सकते हो। अभी मेरे पास 10 या 15 टेस्ट केसेस है, तो इस फोल्डर में मैं ये टेस्ट केसेस 15 टेस्ट केसेस लिखूंगा और मुझे रन करना होगा तो मैं मैन्युअली ये रन करूंगा, ठीक है। मैन्युअली इस पैकेज को रन करूंगा, दैट इज़ अ मैनुअल टेस्टिंग। अगर मुझे टेस्ट करना होगा तो मैं इस सूट को, अगर मैं ऑटोमेशन के हिसाब से कर रहा हूँ तो मैं इसे रन करूँगा। रन करने के बाद ऑटोमेशन में जितने 15 टेस्ट केसेस है, ये 15 टेस्ट केसेस ऑटोमेटिकली रन होंगे, वन एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आपको डायरेक्टली टेस्ट केस का रिजल्ट मिलेगा, टेस्ट केसेस का रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट क्या रहेगा कि हाउ मेनी टेस्ट केस पास, हाउ मेनी टेस्ट केस आर फेल्ड। सो उसमें मिलेगा कि 14 टेस्ट केसेस पास, ओके। फिर मिलेगा 1 टेस्ट केस फेल्ड। तो फिर आपको जाके देखना है कि ये टेस्ट केस क्यों फेल हुई थी, ठीक है। तो फेल हुई थी तो आपको ये इसका रिपोर्ट फिर क्लाइंट को बताना पड़ेगा या फिर आपके मैनेजर को बताना पड़ेगा कि ये टेस्ट केस फेल हुई थी, मैं इसके ऊपर देख रहा हूँ कि ये टेस्ट केस क्यों फेल हुई थी। अगर सब टेस्ट केस पास हो रही है तो नो प्रॉब्लम, हमें कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन कुछ फेल होता है तो मे बी देर आर सम चेंजेस विच आर डन ओवरनाइट, ठीक है। एक रात में कुछ तो चेंजेस हुए थे, उस चेंजेस हुए वो टेस्ट केस फेल हुए थे। तो इस तरह से हमें कम्युनिकेशन स्टेटस रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कि डेली क्या क्या हो रहा है। अगर कुछ नया बग आया है तो उस नया बग का रिपोर्टिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो होगा कम्युनिकेशन स्टेटस रिपोर्टिंग, जो हम लोग मीटिंग्स में भी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम लोगों को सूट्स भी रन करने पड़ते हैं अगर उसकी ज़रूरत है तो, ठीक है। मोस्टली ये यूएटी पे होता है, और नॉर्मली हम लोग जो इंटरनल एनवायरनमेंट है हमारे यूएटी और टेस्ट, मतलब डेव और टेस्ट, तो इसके अंदर तो नॉर्मली टेस्ट करके रिपोर्ट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग को डेली यहाँ पे ही रन करके बता सकते हैं। मतलब जो डेव और टेस्ट एनवायरनमेंट है वो आज करके हम लोग यूज़ करते हैं ना। यूएटी मतलब वो क्लाइंट का इंटरेक्शन हो गया, बाद में प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन से कुछ बग आता है तो वो बग आया है तो फिर उसका रिपोर्ट करना, ठीक है। कुछ हॉट फिक्स आया है या फिर प्रोडक्शन इशू आया है तो उसे रिपोर्ट करना, वो क्यों आया है उसके हिसाब से आप देखना कि इसका रूट कॉज क्या है, इसे किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। सो दैट इज़ अ कम्युनिकेशन स्टेटस रिपोर्टिंग, ठीक है। इसे बोला जाता है कम्युनिकेशन स्टेटस रिपोर्टिंग। फिर आता है डिफेक्ट ट्रैकिंग या रिपोर्टिंग। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आता है डिफेक्ट ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग। तो डिफेक्ट ट्रैकिंग रिपोर्टिंग मतलब क्या है कि आपको जितने भी डिफेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है, उसका रिपोर्ट करना है आपको। पर्टिकुलरली समझो आपने एक डिफेक्ट लॉक किया है, ठीक है, वो डिफेक्ट आपने डेवलपर को असाइन किया है, तो डेवलपर ने वो सॉल्व ही नहीं किया है पिछले 5 दिन से, ठीक है। या फिर डेवलपर ने फिक्स किया है, डेवलपर ने फिक्स किया है और आपको वो डेवलपर का फिक्स किया हुआ आपको रीटेस्टिंग करनी थी, ठीक है। तो आप टेस्ट ही नहीं किए हो पिछले 5 या 8 दिन से, वो ऐसे ही वो बकेट में आया है। बकेट मतलब क्या है कि हमारा जो मतलब ये है, तो ऐसे ही बकेट में आया है वो, या फिर ऐसे ही रखा है वो, और उसे हमें क्या करना है, टेस्ट करना, लेकिन आपने टेस्ट ही नहीं किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत सारे डॉग आके रहे रुके हैं और हम लोग टेस्ट नहीं कर रहे, हमें नए बिल पे मिल रहे हैं और हम इसे टेस्ट नहीं कर रहे। तो जब भी कुछ डिफेक्ट्स आएंगे तो वो डिफेक्ट जो है उनको सॉल्व करके क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग सॉल्व करके क्लोज नहीं करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगी। इन केस आप अगर आप देखते हो तो बहुत सारे अगर डिफेक्ट्स आएंगे, तो डिफेक्ट्स अगर नहीं आ रहे हैं तो हमें रीटेस्टिंग करनी पड़ती है। रीटेस्टिंग करोगे तो एक्चुअल में हमें पता नहीं चलेगा कि उसके वो डिफेक्ट जो है वो रीओपन हो रहे हैं, ठीक। तो इसके लिए हमें जो डिफेक्ट्स है उनको चेक करना पड़ेगा जैसे ही आते हैं। अगर ओपन होते हैं तो उसको रीओपन करना है, अगर क्लोज होते हैं तो उनको क्लोज करना है, ठीक है। जैसे ही स्टेटस चेंज होगा तो ऑब्वियसली स्टेटस चेंज होगा, तो रीओपन करोगे तो डेवलपर को ईमेल आएगा,
क्लोज करोगे तो वो क्लोज हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए डिफेक्ट ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग, मतलब डिफेक्ट को ट्रैक करना है और उसका रिपोर्टिंग करना है। अगर डेवलपर उसको सॉल्व नहीं कर रहा है या फिर उसको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसे फिर क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहा है या फिर उसको क्या हो रहा है प्रॉब्लम, तो वो करना है। रिपोर्टिंग में क्या होता है, डिफेक्ट ट्रैकिंग को तो आपको समझ में आया होगा कि डिफेक्ट जब ट्रैक कर रहे हैं हम लोग तो उसे ट्रैक करना है। सो डेवलपर अगर समझो नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस या फिर उसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या फिर उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, तो कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं। स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं, उस तरह से वो डिफेक्ट जो है वो रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है। इवन इफ यू हैव प्रोवाइडेड एवरीथिंग, ठीक है। ये जो हमारा डिफेक्ट का ये जो डिफेक्ट का हमारा फॉर्मेट है, टाइटल लिखते हैं, उसके बाद में टिप्स टू रिप्रोड्यूस लिख रहे हैं, बाद में एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिख रहे हैं, उसके बाद में हमने स्क्रीनशॉट भी हमने ऐड कर लिया, लेकिन फिर स्टिल ही इज़ नॉट एबल टू गेट और रिप्रोड्यूस दैट एरर। तो उस टाइम पे हमें क्लाइंट को कांटेक्ट, मतलब क्लाइंट का मतलब डेवलपर्स को कांटेक्ट करना है और हमें उसे हेल्प करना है हाउ टू रिप्रोड्यूस इट। अगर वो नहीं रिप्रोड्यूस कर पा रहा है तो क्या होगा, ही विल मार्क इट एज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस और नॉट अ बग, ठीक है। तो वो फिर आपको फिर से एक बार कॉल लेना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग 1-on-1 कॉल लो। अगर ही इज़ नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस तो आप उसको रिप्रोड्यूस करके दिखाओ। अगर रिप्रोड्यूस हो रहा है तो ही विल नो कि इस तरह से एरर आ रहा है। अगर रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है, आपने कंडीशन किया है, तो कैसा होता है, अगर आपने डिफेक्ट मतलब ये किया था, ऐड किया था, और न्यू रिलीज में क्या होता है, न्यू बिल्ड आने के बाद कुछ चेंजेस होते हैं, तो न्यू कुछ चेंजेस के बाद वो डिफेक्ट है ना, मतलब रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता, रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा क्योंकि वो उसमें ही सॉल्व हो गया। तो उस टाइम पे हमें उसका स्टेटस चेंज करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो जब हम क्लोज करेंगे तो क्लोज करते वक्त लिखना पड़ेगा नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस द डिफेक्ट एज द न्यू बिल्ड इज पब्लिश्ड। तो यहाँ पे हम क्लोज भी कर रहे हैं, तो क्लोज करते वक्त भी हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे कमेंट लिख रहे हैं। कमेंट क्या है, नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस द डिफेक्ट एज द न्यू बिल्ड इज पब्लिश्ड। तो अगर हम लोग 1-on-1 कॉल ले रहे हैं डेवलपर के साथ और डेवलपर वो रिप्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, या फिर हम लोग ट्राई कर रहे हैं उसके साथ लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कभी भी क्या होता है कि डेवलपमेंट टीम क्या करती है, चेंज कर देती है। तो कैसा होता है कि कुछ कुछ डिफेक्ट होते हैं, मतलब डिफेक्ट जो होते हैं ना कुछ कुछ, वो डिपेंड्स होते हैं। तो अगर उसके ऊपर कुछ डिपेंड्स रहेगा तो उसके ऊपर से वो ऑब्वियसली रिप्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेप में इश्यू है, ठीक है, हमने उसके लिए डिफेक्ट ऐड किया है, फिर उसके बाद में सेकंड डिफेक्ट है, तो सेकंड जो डिफेक्ट है वो डिफेक्ट आ रहा है क्योंकि वो डिपेंड है फर्स्ट डिफेक्ट के ऊपर, ठीक है। अगर फर्स्ट ही रिजॉल्व हो जाएगा तो सेकंड रिजॉल्व नहीं, मतलब सेकंड को रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो सेकंड डिफेक्ट आ रहा था वो डिपेंडेंट था फर्स्ट के ऊपर, ठीक है। अगर फर्स्ट का बेसिक कोर ही चेंज हो गया तो ऑब्वियसली सेकंड भी नहीं आएगा। तो उस टाइम पे हमें जब नया बिल्ड मिलेगा जिसमें फर्स्ट डिफेक्ट सॉल्व है तो उस टाइम पे सेकंड नहीं आएगा हमें, है ना। सो दैट्स व्हाई वी विल राइट द कमेंट नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस द डिफेक्ट एज द न्यू बिल्ड इज पब्लिश, ठीक है। तो ऐसा लिखने के बाद फिर कमेंट लिखने के बाद उनको भी समझ आएगा ओके कि ये डिपेंडेंट बग था और डिपेंडेंट की वजह से नहीं हो रहा है वो रीओपन। सो दैट इज व्हाट डिफेक्ट ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग इज। उसके बाद में है ऑटोमेशन के रिलेटेड है कुछ। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑटोमेशन, ठीक है। एज पर द नीड ऑफ प्रोजेक्ट हमें ऑटोमेशन करना है। तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि अगर ऑटोमेशन करना है तो डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट अगर आपका रहेगा तो उसके अंदर आपको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑटोमेशन करना है या नहीं देखा जाएगा टेस्ट अप्रोचेस में। अगर ज़रूरत नहीं है तो हम लोग मैन्युअली टेस्टिंग करेंगे आपके प्रोजेक्ट के लिए। अगर ज़रूरत है
तो हम लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग करेंगे। ऑटोमेशन टेस्टिंग करेंगे तो आपके जो है रेवेन्यू बट मतलब ये होगा, डेवलपर मतलब ऑटोमेशन टेस्टर करने वाले ये आपके पास टूल्स लगने वाले हैं। जैसे कि हम लोग ऑटोमेशन सीखने के लिए सेलेनियम एंड जावा यूज़ करने वाले, सेलेनियम एंड जावा, ठीक है। अब ये सोर्स है, ठीक है, ये है हमारे एप्लीकेशंस। तो ये फ्री वाले एप्लीकेशन है, तो हम लोग टेस्टिंग सीख सकते हैं इससे। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में क्या होता है, कंपनीज का खुद का एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, समझो कि आपको जो है कॉफ़ी बनाना है, ठीक है। तो कॉफ़ी बनाते हो तो मैनुअल अगर आप कॉफ़ी बना रहे हो तो किस तरह से बनाते हो? हुँ? जिस तरह से हम नॉर्मली रोज़ बना कॉफ़ी बनाते हैं या चाय बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दूध होता है, दूध डालते हैं, ठीक है। जो भी आपका यूटेंसिल होगा उसे गैस पे रखते हैं, गैस चालू करते हैं, दूध डालते हैं, जो पानी डालना है पानी डालते हो, कॉफ़ी डालते हो या फिर चाय डालते हो, शुगर डालते हो, ऐड करते हो, वेट करते हो बॉयल होने के लिए। लेकिन अगर आपके पास कॉफ़ी मेकिंग मशीन रहेगी तब आप क्या करोगे? हुँ? इस टाइम पे आप डायरेक्ट क्या करोगे, एक बटन प्रेस करोगे, ठीक है। जो भी आपको कॉफ़ी चाहिए, कॉफ़ी का फ्लेवर चाहिए, ठीक है, कैपेचिनो या फिर कौन सी भी रहने दो, ठीक है। सो आप जब क्लिक करोगे तो वो कॉफ़ी जो है 15 या 10 सेकंड्स में मर जाएगी, ठीक है। तो फ्रेमवर्क मतलब क्या है कि ऐसा डिज़ाइन किया गया चीज़ है, ऐसा डिज़ाइन किया गया रेडीमेड चीज़ है जिससे सिर्फ आपको कुछ छोटे से चेंजेस करने हैं। वो चेंजेस करने के बाद आपको डायरेक्टली आपका आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप काम करते हो तो इस तरह से ईजी हो जाएगा। तो अगर आप काम कर रहे हो तो डिफरेंट कंपनी डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क यूज़ करती है, ठीक है। डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क यूज़ करती है। तो इसे जब फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे तो वो खुद के कंपनी का होगा, तो इसको रिसोर्स लगने वाले हैं। तो फ्रेमवर्क मतलब ऑटोमेशन में नॉलेज चाहिए प्लस आपको कुछ टूल्स चाहिए एक्स्ट्रा, राइट। मैनुअली में उतना टूल चाहिए क्या? अभी आप कॉफ़ी मेकिंग मशीन बनाना है आपको, तो कॉफ़ी मशीन मेकिंग मशीन जो है वो आपको मिलती है समझो 8000, ठीक है। तो आपको 8000 रुपीज़ देना पड़ेगा। अगर आप मैनुअली कॉफ़ी बना रहे हैं तो क्या आपको सिर्फ एफर्ट्स मिलेंगे लगेंगे, ठीक है, आपका टाइम जाएगा। तो दैट्स वाई मैनुअली कर रहे हो तो थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन देयर इज़ नो नीड ऑफ एक्सटर्नल टूल्स। लेकिन अगर ऑटोमेशन कर रहे हो तो आपको फ्रेमवर्क लगेगा, आपको कॉफ़ी मेकिंग मशीन लगेगा, उसके लिए कुछ चार्जेस लगेंगे, ठीक है। उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हर चीज़ के साथ। जब भी आप टेस्ट करोगे तो आपको डायरेक्टली आपको रेडीमेड कॉफ़ी मिलेगी, राइट, है कि नहीं। तो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ऑटोमेशन। तो इस तरह से हम लोग ऑटोमेशन करना है प्रोजेक्ट में या नहीं करना है वो देखा जाता है। क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद में टेस्ट मेजरमेंट। टेस्ट मेजरमेंट मतलब क्या है, हम लोग जब टेस्टिंग करते हैं तो वो हमने किस लेवल पे टेस्टिंग की थी या फिर किस लेवल पे टेस्टिंग हमने की है, ये देखना मतलब टेस्ट मेजरमेंट। तो इसके लिए जो हमारा फार्मूला था डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी A/A+B, वो फार्मूला यूज़ होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम लोग ने जो टेस्टिंग की है वो कितने अच्छे से की है, ठीक है। so that is the A/A+B। तो डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी इस तरह से मेजर की जाती है कि हमने किस तरह से एप्लीकेशन को टेस्ट किया है। उसके बाद में आता है रिस्क एंड मिटिगेशन। रिस्क एंड मिटिगेशन में आता है कि हम लोग ने जो रिस्क लिए है, हमारे प्रोजेक्ट की जो रिस्क है, ठीक है। प्रोजेक्ट रिस्क है मतलब, रिस्क मतलब ऑब्वियसली है, ये बात है आपको प्रोजेक्ट में समझ में आएगा कि रिस्क है, ठीक है। अगर डिलीवर नहीं किया प्रोजेक्ट डिलीवर टाइम पे, या फिर हमारा एक डेवलपर छोड़ के गया है या फिर टेस्टर छोड़ के गया, तो उसको नया डेवलपर को हायर करना पड़ेगा, उसको टेस्टिंग देना मतलब उसको नॉलेज देना पड़ेगा, उसको
ये करने के लिए टाइम लगेगा, तो तब तक फ्रेशर जो है आपके सीनियर मेंबर तक आएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट में रिस्क होते हैं। अगर प्रोजेक्ट डिलीवर टाइम पे नहीं हुआ तो क्या उसके रिस्क हो सकते हैं। तो रिस्क मतलब कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है आपके प्रोजेक्ट में। प्रॉब्लम्स एंड मिटिगेशंस मीन मिटिगेशन मतलब इज solution of the problem। सो समझ में आया रिस्क एंड मिटिगेशन मतलब क्या है। जो कुछ भी टाइप के रिस्क रहेंगे, ऑटोमेशन टेस्टिंग करनी है, या फिर डेवलपर छोड़ के गया है, या फिर क्लाइंट की तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो जो कुछ भी है उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगर हम लोग देख रहे हैं तो इस तरह से हम लोग हर प्रोजेक्ट का रिस्क एंड मिटिगेशन देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में आता है ट्रेनिंग प्लान एंड ट्रेनिंग सेशन। तो अगर कोई छोड़ के जा रहा है, जो रिस्क है, मतलब अगर हमारा प्रोजेक्ट सॉल्व नहीं हो रहा है या फिर उस टाइम पीरियड में नहीं हो रहा है, तो हमें क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करके बोलना पड़ेगा कि हम लोग रिलीज जो है अभी नहीं करेंगे, हमें आज और 2-3 दिन का वक्त चाहिए, क्योंकि हमारा जो बिल्ड है वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्वेश्चन क्या करेंगे, डेवलपर मतलब क्लाइंट के साथ डेवलपमेंट करेंगे, बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद में कुछ हॉट फिक्स रहेगा या फिर कोई भी हमारा डिस्कशन रहता हो, दैट इज़ अ रिस्क कि हमारा नहीं हो रहा। तो उसके बाद में डिस्कशन करने के बाद हम एक कंक्लूजन पे आएंगे। उसके बाद में अगर ट्रेनिंग प्लान एंड ट्रेनिंग सेशंस है, तो हमारे जो भी ट्रेनिंग है, अगर न्यू मेंबर्स ज्वाइन करते हैं हमारे टीम में, तो उनको केटी देना पड़ेगा। केटी मतलब क्या है, केटी मीन्स नॉलेज ट्रांसफ़र। तो जो कुछ भी प्रोजेक्ट रहेगा आपको केटी दिया जाएगा, उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर टीम रहेगी, पर्टिकुलर जो डेवलपर छोड़ के जा रहा है फिर टेस्टर छोड़ के जा रहा है, वो आपको केटी देगा। ठीक है, डेवलपर और टेस्टर, डेवलपर और टेस्टर आपको केटी देंगे। तो केटी देने के बाद आपको फिर उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा जब वो डेवलपर छोड़ के जाता है। तो उसके लिए पर्टिकुलरली ट्रेनिंग का प्लान और ट्रेनिंग सेशंस बनते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग प्लान मतलब क्या है कि अगर आपके पास 15 दिन है तो 15 दिन के आपके ट्रेनिंग प्लानिंग बनेगी। ठीक है, उसके ऊपर से डेली आपके पास क्या रहेगा, ट्रेनिंग सेशंस रहेंगे। ट्रेनिंग सेशन कितने देर तक चलेंगे, 2 आवर्स डेली, या फिर 1 आवर्स, या जितना भी टाइम। अगर कोई जो बंदा छोड़ के जा रहा है उसे खुद का काम भी करना है, इसे अपना काम भी करना है, वर्क भी करना है जो उसको असाइन किया है, और आपको ट्रेन भी करना है। ठीक है, ट्रेनिंग भी देनी है आपको। तो इस हिसाब से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, 2 घंटे 3 घंटे, जैसा भी आपका प्रोजेक्ट रहेगा। ठीक है, उस रिलेटेड इसको भी टाइम लगता है। तो उसका एक एक्चुअली ट्रेनिंग का प्लान बनता है, और उस प्लानिंग के हिसाब से आपको ये दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, ट्रेनिंग ले लिया आपने, ट्रेनिंग का अपने का पूरा काम हो गया है, तो उसके बाद में आप फिर जाके काम करोगे। जब वो डेवलपर छोड़ के जाएगा या फिर टेस्टर छोड़ के जाएगा, तो उसके रिलेटेड पे आपको रिप्लेस होके काम करना पड़ेगा उसका जो है वो। ठीक है, तो दैट इज़ अ ट्रेनिंग एंड सेशंस। और उसके बाद में टेस्ट आता है मेथडोलॉजीज। ठीक है, सो डिपेंडेंट हमारा जिसका जो टाइप का प्रोजेक्ट है, उस टाइप के प्रोजेक्ट पे हम लोग टेस्ट मेथडोलॉजीज सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, मतलब बाद में देखेंगे जब मैं वापस आऊँगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं कल से लीव पे हूँ। ठीक है, कल से लीव पे हूँ 2 3 4 5 4 दिन के लिए। 6 तारीख को मैं आपका क्लास लेता हूँ। ठीक है, तो विद इन नेक्स्ट वीक में आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है अभी। ठीक है, टेस्ट मेथडोलॉजीज है। ओके, तो टेस्ट मेथडोलॉजी किस तरह से किस फाइनलाइज की जाती है वो देखना है। उसके बाद में हमें देखना है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। इसके पहले जो देखा था हमने वो थी
रिक्वायरमेंट टेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है, कुछ फैक्टर्स के ऊपर, सो दैट इज द टेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या है, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये देखते हैं। उसके बाद में टेस्ट प्लानिंग आता है हमारा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्लान, ठीक है, STLC बोला जाता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, STLC, ठीक है। ये देखेंगे कि ये एक्चुअली किस तरह से चलती है। उसके बाद में प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो ये टॉपिक होने के बाद हमारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो मोर देन मतलब 1 वीक लगेगा आगे वाला, ठीक है। तो इस टाइम में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इस टाइप पे अभी मैं अगर नहीं हूँ तो आप डिस्कशन कर लो, आपके जितने कुछ टॉपिक्स है, जितने कुछ प्रॉब्लम्स है वो लेके आओ, तो हम लोग एक डाउट सेशन रखते हैं अगले वीक में, ठीक है। उस टाइम में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर, मैम का लेक्चर है तो आप जा सकते हैं, या फिर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो।